वीणा वादिनी माता सरस्वती नमः। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो क्लास 11th के टर्म 2 का चैप्टर 9 है उसका हम लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था बेसिक टर्म्स का, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, और अगर वो टर्म्स जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होती है, और ये सारे शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस ये हमने डिस्कस किए थे। प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ का इंट्रोडक्शन लिया था। अगर ये टर्म्स आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आती हैं तो प्लीज़ कृपया आप उस लेक्चर को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर वो आपने नहीं देखा है तो क्योंकि इस वाले लेक्चर में वो उन टर्म्स का हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए आप समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस और एनसीईआरटी की टेबल नंबर 9.4। ये जो टेबल है ये हमारा पहले और दूसरे लेक्चर का जो कंक्लूजन है, जो सार है, वो इस टेबल में आपको मिलेगा। तो इस टेबल को समझने के लिए आपको इन दोनों लेक्चर्स को समझना होगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर जो 11th क्लास टर्म 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको ये लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार आप उसे विजिट कर लीजिए। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हुक्स लॉ, और ये हमारे रॉबर्ट हुक के बारे में हमने उसी पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि रॉबर्ट हुक कौन थे, उन्होंने क्या किया। और ये वही रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने सेल की खोज की थी, बैटरी वाला सेल नहीं, ये जो हमारी कोशिका जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, जो हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट होती है उसे सेल बोलते हैं, जैसे एटम होते हैं मैटर में। इसीलिए हमें जिनकी रॉबर्ट हुक ने उसकी खोज की थी और इसीलिए उनको हम, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन था उनका फिजिक्स में वो हुक्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इन्होंने ये कहा था कि विद इन द इलास्टिक लिमिट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हुआ था तो मैंने आपको बोला था कि अगले लेक्चर में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मुझे ये महसूस हुआ कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिस्कस करने से पहले मुझे इन चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, क्योंकि इन्हें हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको शायद आसानी रहेगी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझने में। और इसके साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी के आने वाले न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए विद इन द इलास्टिक लिमिट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखो, इस वर्ड का मतलब है विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को, कोई स्प्रिंग है उसको अगर खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसकी अब हमने फोर्स लगा करके इसको खींचा, तो अगर मान लो हम इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं तो इसकी एक लिमिट होगी कि जब हम इस फोर्स को हटा लेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस आ जाएगा। उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर हमने इसको ज़्यादा ही खींच दिया और ये इसमें इतना ज़्यादा ये खिंचाव पैदा हो गया कि ये वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं आ पाया, तो वो इलास्टिक लिमिट नहीं रहेगी, वो प्लास्टिक लिमिट हो जाएगी, प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा। ये हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिस्कस करेंगे जो आने वाला अगला लेक्चर होगा हमारा। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट की, विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब है वो लिमिट जब तक वो ऑब्जेक्ट जो भी मटेरियल है या वो चीज़ अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रीगेन कर ले उसे, उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इतना ही फोर्स लगाएं कि वो रीगेन कर सके, अगर ज़्यादा लगा दिया तो वो रीगेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं स्मॉल डिफॉर्मेशन होना चाहिए,
मतलब जो डिफ़ॉर्मेशन है वो लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर लिमिट से ज़्यादा होगा तो फिर वो रीगेन नहीं कर पाएगी, उसकी इलास्टिक लिमिट नहीं रहेगी। तो उस लिमिट में क्या होता है, हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो हमको यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलता है, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और तो स्ट्रेस बराबर हो जाता है के इंटू स्ट्रेन। दिस के इज़ योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका रेशियो होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है स्ट्रेस अप्लाइड, जो भी हमने स्ट्रेस लगाया है, वैसे स्ट्रेस जो होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, बट स्टिल बिकॉज रेस्टोरिंग फोर्स एंड applied force are equal in magnitude, that's why we use them by changing their names, because in magnitude both are equal। तो ये आपको पिछले लेक्चर से समझ आएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है, हमारा स्ट्रेस क्या होता है, जो हमारा जैसे हमने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, इस वायर के ऊपर कोई फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल अवस्था में आने के लिए यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं, और इसी के स्ट्रेन जो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, और इनके रेशियो को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी आपको समझ आया होगा। हुक्स लॉ यही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। और विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब है स्मॉल डिफॉर्मेशन होना चाहिए, ज़्यादा बड़े डिफॉर्मेशन के लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों लीनियर रिलेशन नहीं दिखाते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन, वो ये इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन ख़त्म हो जाता है ज़्यादा अगर हम उसे खींच देंगे तो। और इससे कॉमन सेंस भी है यार, मतलब कि जैसे हम ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, मान लो आप ज़्यादा फोर्स लगाते जा रहे हो किसी चीज़ पे, तो स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, मतलब इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, और जब लंबाई बढ़ती जाएगी तो ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा स्ट्रेन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक लिमिट तक है। उस लिमिट के बाहर जाएंगे तो क्या होगा कि ये मतलब बाद में ऐसी अवस्था आ जाएगी कि ये हमें मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने पे ही लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। जब ये अपनी अवस्था को रीगेन नहीं कर पाता है, जैसे ही हम ये फोर्स हटा लें तो ये अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाए, उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो टेल्स अबाउट द इलास्टिक लिमिट, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये हमको बताता है कि इलास्टिक लिमिट कितनी है, ठीक है। मतलब इलास्टिक लिमिट के बारे में जो हमें कांस्टेंट है ये वो बताता है कि दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन हुक्स लॉ, ये हमको ये बताता है कि जो इलास्टिक लिमिट है वो कितनी है, ठीक है। टू व्हाट लिमिट वी शुड अप्लाई स्ट्रेस सो दैट ऑब्जेक्ट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब किस लिमिट तक हम फोर्स लगाएं जिससे वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस आ सके जब हम उस फोर्स को हटा लें, तो उसके बारे में हमें बताता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ये जो लॉ है, ये जो हुक्स लॉ है, ये एम्पिरिकल लॉ है। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है एम्पिरिकल लॉ। एम्पिरिकल लॉ का मतलब होता है कि ये जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब इसको एक्सपेरिमेंट करके मतलब फाउंड आउट किया गया है, मतलब कंफर्म किया गया है। और देयर आर सम मटेरियल्स विच आर एक्सेप्शन टू दिस लॉ, मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, जैसे न्यूटन्स के लॉज हैं F=ma, और ग्रेविटेशन में लॉ है, वो यूनिवर्सल लॉज हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, फंडामेंटल लॉज हैं, ठीक है, वो हर जगह अप्लाई होते हैं, लेकिन जो हुक्स लॉ है वो हर मटेरियल के लिए अप्लाई नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्पिरिकल लॉ, ठीक है। मतलब दिस इज़ नॉट ए यूनिवर्सल। अब देखो
एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। बहुत सारे बच्चे मैंने यहाँ पे कंफ्यूज होते देखे हैं कि मटेरियल का मतलब होता है जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी हुई है, ठीक है। मटेरियल और मैटर ये दोनों चीज़ें अलग हैं। मैटर या ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैटर या ऑब्जेक्ट कुछ भी कहना हो। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका जो लकड़ी है, जो वुड होता है, जो लकड़ी होता है वुड, वो उससे आप मान लो आप टेबल भी बना सकते हो, आप दरवाज़ा भी बना सकते हो, आप कुर्सी भी बना सकते हो, आप उसे कुछ बर्तन भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, खड़ाऊ भी बना सकते हो। तो जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा ना, या दरवाजे का या कुर्सी का या मतलब किसी बर्तन, लकड़ी के बर्तन का नहीं होगा, ठीक है। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा ये लकड़ी का होगा। चाहे आप उस लकड़ी से दरवाज़ा बना लो, चाहे आप उस लकड़ी से कुछ भी बना लो, ठीक है। वो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हर चीज़ के लिए सेम रहेगा। इसलिए कहते हैं इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। यानी कि जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। तो ये जो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, अब जैसे लोहे है, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा ये लोहे का होगा, ना कि लोहे की बनी चीज़ों का, ठीक है। जैसे लोहे से आपने कुछ बना दिया, मान लो कोई ट्रक बना दिया, कोई बस बना दी, कोई कार बना दी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कार का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग हो जाएगा और जो वो ट्रक है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो लोहे का होता है, ट्रक या बस का नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए उससे जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन नहीं करते हैं। उसके मटेरियल जो उसमें मटेरियल लगा है, ट्रक में मटेरियल किसका लगा है, लोहे का, लोहे से बना है, तो जो लोहा है उसका होगा ये। ऐसे ही कई जगहों पे ये आता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मतलब कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। तो होपफुली आपको ये हुक्स लॉ इतना समझ में आया होगा कि भाई जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के विद इन द इलास्टिक लिमिट, और ये एक एम्पिरिकल लॉ है, ठीक है। और ये हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। किस लिमिट तक हमें इसको रीगेन करना है, मतलब किस लिमिट तक हमें स्ट्रेस लगाना है जिससे वो ओरिजिनल शेप में रीगेन हो जाए। और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, ये स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वो कॉपर का होगा या लोहे का होगा, वो कॉपर की बनी चीज़ों का नहीं होगा। समझ आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा टॉपिक यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब ये यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, या इसको आप एप्सिलॉन की टर्म्स में भी बोल सकते हो। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैं आपको कह रहा था वो देख लोगे तो अच्छा रहेगा। तो लेकिन फिर भी अगर मैं बेसिक सा आइडिया दूं तो ये है कि जो लेंथ के अलोंग जब हम स्ट्रेस लगाते हैं और उसकी जो लंबाई में जो वृद्धि होती है, एक्सटेंशन होती है या कंप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल बाई एल, और ये होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को मैंने काफ़ी याद करने की ट्रिक भी बताई थी आपको कि टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं, और इसको तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते ही हैं। तो यहाँ से जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जगह रखोगे फोर्स अपॉन एरिया और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह रखोगे डेल्टा एल बाई एल,
तो ये L ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, आपको फार्मूला मिलेगा FL/A डेल्टा L, जहाँ पे F जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स है जो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, और जो L है वो ओरिजिनल लेंथ है, A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिस पर फोर्स लगाया गया है, और जो डेल्टा L है वो आपका एक्सटेंशन या कंप्रेशन इन द लेंथ है। ठीक है, जो उसकी लंबाई में जो इलोंगेशन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो आपका डेल्टा L है। ठीक है, अब जो आपका ये y होता है, जो यंग्स मॉडुलस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट होगी, अब आपको पता है जो स्ट्रेन है उसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, क्योंकि वो डेल्टा L/L होती है, तो इसलिए उसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। और अगर उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, जैसे मान लो ये कोई वायर है, इस पे आपने फोर्स लगाया ऐसे करके, ठीक है, मान लो आपने इतने एरिया पे फोर्स लगाया, जो नीचे का एरिया होता है वायर का, तो उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अगर इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो रही है तो, और जो ओरिजिनल लेंथ इसकी मान लो पहले थी L और फिर बाद में हो गई मान लो L प्लस डेल्टा L, तो उस केस में हम यंग्स मॉडुलस डिफाइन करते हैं जिस मटेरियल की ये वायर बनी होगी, मान लो ये कॉपर की बनी है या स्टील की बनी है या एल्युमिनियम की बनी है, तो उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस होगा। यंग्स मॉडुलस इस वायर का नहीं होगा। ठीक है, यंग्स मॉडुलस होगा उस मटेरियल का। ठीक है, तो जो इसका यूनिट होगा, क्योंकि अब आपको पता है स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, इसलिए यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। और इसका जो डायमेंशन है वो हमने पिछले लेक्चर में भी निकाला था, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसलिए इसका भी क्या आ जाएगा, mL/T-2। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये हम आगे टेबल में इसका बहुत यूज़ करेंगे, जो ये y है, जो यंग्स मॉडुलस है, दैट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स। ठीक है, ये क्या है, केवल सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है, मतलब दिस इज़ डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स। जैसे मान लो कोई भी सॉलिड जो है उसी के लिए हम y को डिफाइन कर सकते हैं, लिक्विड या गैस के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये है लंबाई में वृद्धि। ठीक है, लंबाई पे हम फोर्स लगा रहे हैं और उसकी लंबाई में एक्सटेंशन हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये केवल सॉलिड में ही पॉसिबल है कि उसकी लंबाई बढ़े, लिक्विड में तो लंबाई बढ़ती नहीं है, गैस में तो लंबाई बढ़ती नहीं है, गैस पे हमने फोर्स लगाया और उसकी लेंथ बढ़ गई, लिक्विड पे हमने फोर्स लगाया उसकी लेंथ बढ़ गई। तो ये लेंथ जो है वो केवल सॉलिड में इंक्रीज या डिक्रीज होती है, इसलिए इसे बोलते हैं, जो y है वो केवल सॉलिड के लिए ही डिफाइन है। ठीक है, अब अगर y की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, अगर y की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर y की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब y अगर इंक्रीज़ करेगा तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। और अगर इलास्टिसिटी इंक्रीज़ करेगी, इसका मतलब है कि उसकी जो ओरिजिनल अवस्था में आने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, है ना। द मटेरियल हैज़ मोर टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। यही तो मतलब बताया था आपको इलास्टिसिटी का लास्ट वाले लेक्चर में, कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जो हमारा मतलब अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो जल्दी से रीगेन कर लेगा जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे। जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, जैसे ही हम उस फोर्स को हटाएंगे वो वैसे ही अपनी वापस ओरिजिनल स्थिति को रीगेन कर लेगा। इस वजह से, और वही कर पाएगा जिसके लिए y की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है तो हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत है जिनका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा हो, क्योंकि हम उनका बहुत जगहों पे यूज़ कर पाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, द यूज़ ऑफ दैट मटेरियल इज़ द यूज़ ऑफ दैट मटेरियल इन मशीन्स, हैवी मशीन्स में यूज़ होता है और स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस में यूज़ होता है।
जो हमारा हैवी मशीन्स हैं, जैसे मान लो कोई बहुत मोटा लोहा काटने की कोई मशीन है, ठीक है, तो वो लोहे की बनाई जाएगी, है ना, वो कॉपर की नहीं बनाई जा सकती है, एल्युमिनियम की नहीं बनाई जा सकती है मशीन। तो अब कोई कोई मान लो ट्रक का लोहा भी बनता होगा कहीं, तो अब जैसे ड्रिल मशीनें बनाने की मशीनें होती हैं, तो उनको वो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जहाँ पे हम जिसका वाई ज़्यादा हो। और अभी आपको जान करके खुशी होगी कि जो वाई है, जो यंग्स मॉडुलस है, वो स्टील का यंग मॉडुलस जो है वो कॉपर, ब्रास और अल्मुनियम, कॉपर, पीतल और अल्मुनियम, इनसे ज़्यादा होता है। इसलिए हम स्टील का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, चीज़ों को बनाने में, क्योंकि इसका यंग्स मॉडुलस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। स्टील इज़ मोर यूज्ड इन हैवी मशीन्स, इसलिए जो हैवी मशीन्स बनाने में हम स्टील का यूज़ करते हैं, लोहे का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेटल्स जो हैं, जितने भी मेटल्स हैं उनका वाई जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उनको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उनमें प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा लगाना पड़ता है मेटल्स में। अगर आप लकड़ी में आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है तो कम फोर्स में काम चल जाएगा, लेकिन अगर लोहे की लंबाई आपको बढ़ानी है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। तो ज़्यादा वाई होगा तो ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी और वो हमारे लिए अच्छा है। और स्टील की जो इलास्टिसिटी है वो बाकी मेटल से ज़्यादा होती है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम एट्सेट्रा, ठीक है। यहाँ तक यंग्स मॉडुलस आपको समझ आ गया होगा कि जब हम किसी वायर पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और मज़े की बात यह है दोनों से बराबर ही होता है डेल्टा एल, चाहे आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाओ या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगाओ, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो और बाकी जो लेंथ में जो चेंज हो रहा है और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, ये हमने वेरी वेल पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। और स्ट्रेस हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन हो गई डेल्टा एल बाई एल। इनको रीशफल कर दो, आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। और जो पास्कल है वो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये केवल सॉलिड्स के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। और वाई अगर ज़्यादा हो तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है रीगेन करने की। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कि लोहा तो रीगेन नहीं करता है, तो ये यूँ क्यों कह रहा है कि स्टील की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। देखो कॉपर वगैरह से ज़्यादा होती है, मतलब वे हम जब भी ज़्यादा कम की बात करते हैं तो कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, ठीक है। तो इसकी ये ज़्यादा इलास्टिक है क्योंकि कॉपर पे अगर हम फोर्स लगा देंगे, कॉपर की वायर को अगर पकड़ करके खींच देंगे तो वो रीगेन नहीं कर पाएगी अपनी ओरिजिन, वो खिंची रह जाएगी, वो अपनी वापस उसी अवस्था में नहीं आ पाएगी। एल्युमिनियम की तार को हम पकड़ करके खींच देंगे तो वो अपनी उसी अवस्था में नहीं आ पाएगी जब फोर्स हटाने के बाद। लेकिन जो लोहे की जो तार होगी उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इनके कंपैरिजन में ज़्यादा अपनी ओरिजिनल अवस्था में आने के उसके ज़्यादा चांस हैं और वो आ भी जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, और इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो उसका यंग्स मॉडुलस भी ज़्यादा है, ठीक है। होपफुली आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है शेयर मॉडुलस, इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो शेयर मॉडुलस होता है वो होता है शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था मुझे कोई लालच नहीं है कि आप वो लेक्चर जा कर के देखो, बट स्टिल बिकॉज इस लेक्चर में हमने उन टर्म्स का यूज़ किया, इसीलिए मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से पहले ये लेक्चर उठाया है, बिकॉज मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि भाई ये क्या होता है, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के रेशियो को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
या फिर शियर मॉडुलस, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वो तो हो गया लेंथ के ऊपर, ये होता है एरिया के ऊपर, जो हमने याद करने की ट्रिक में आपको बताया था। जैसे यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है मान लो, अब इस पे आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो ये जो है यहाँ पे इसमें डेल्टा एक्स जो है वो इसकी लेंथ में चेंज हो जाएगा, और ये एल है तो डेल्टा एक्स जो होगा वो एल जो है, और ये एंगल अगर थीटा है तो आपको बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो थीटा के ही बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू बहुत कम है और रेडियन में है, तो ये किसके बराबर हो गया, थीटा के या फिर टेन थीटा के। ठीक है, इसी को बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। ये जो थीटा होता है इसी को हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, बाकी आइडिया आप पिछले लेक्चर से ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक है, और यहाँ पर जो भी हमारा मतलब फोर्स जो है वो फोर्स अपॉन एरिया जो है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा, जो हमने फोर्स लगाया है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे ये फोर्स लगाया है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो फोर्स है, और यहाँ पर मतलब अपोजिट फेसेस पे बराबर फोर्स लगाते हैं तो जो अपर फेस है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, और जो ये थीटा एंगल बनता है उसको शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे एफ अपॉन ए और डेल्टा एक्स बाई एल, ये मैंने थीटा के बराबर रख दिया क्योंकि टेन थीटा और थीटा लगभग बराबर होते हैं। यहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू लोगे तो डेल्टा एक्स बाई एल ही आएगी। ठीक है, तो एफ अपॉन एल, सॉरी एफ इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्योंकि शियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो किसके बराबर होता है, एफ अपॉन ए के। ठीक है, तो जी बराबर क्या हो गया, सिग्मा एस अपॉन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप थीटा को रख दो डेल्टा एक्स बाई एल और सिग्मा एस को रख दो आप फोर्स अपॉन एरिया। जब आप जी में ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा सिग्मा एस अपॉन थीटा, तो सिग्मा एस की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू थीटा। ठीक है, जी क्या है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस, और थीटा है यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेन, और सिग्मा एस जो है वो है शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सबका यूनिट वही होगा, जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तीन है, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, तीनों का यूनिट यही होगा, क्योंकि ऊपर सबके स्ट्रेस आएगा, नीचे सबके स्ट्रेन आएगी। स्ट्रेन का यूनिट होता नहीं है, स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं। डायमेंशन हो गया ml इनवर्स T-2, यही प्रेशर का होता है। ठीक है, अब ये जो देखो, जैसे यंग्स मॉडुलस जो होता है वो सॉलिड के लिए केवल डिफाइन होता है, ऐसे ही जो जी है, जो शियर मॉडुलस है, वो भी केवल सॉलिड्स के लिए ही डिफाइन होता है। हम इसको लिक्विड या गैस के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मान लो ये आपका कोई बॉक्स है। ठीक है, अब जब आप इसमें टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, डेल्टा एक्स डिस्टेंस रिप्लेस हो गया। ठीक है, और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा, ये केवल सॉलिड्स में ही पॉसिबल है, ये लिक्विड या गैस में पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए ये जो है, जो शियर मॉडुलस है वो क्या होता है, वो केवल सॉलिड्स के लिए ही डिफाइन होता है, लिक्विड्स या गैस के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, और ज़्यादातर मटेरियल्स के लिए जी की वैल्यू जो है वाई से कम होती है और लगभग वाई बाई 3 के बराबर होती है। यानी कि वाई अगर 100 है तो जी की वैल्यू होगी 33.33। ठीक है, तो मतलब y से कम होता है, बस इतना ध्यान रखना। y/3 भी बेशक याद मत रखना, बस तुम्हारे लिए ज़रूरी है याद रखना कि ये y से कम होता है मोस्ट मटेरियल्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और क्योंकि ये आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हो, अगर मान लो आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो आपको अगर यहाँ पे स्ट्रेन पैदा करना है, मतलब इस थीटा को पैदा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ में आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको
कम स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, इसलिए जो जी का जो वैल्यू है वो आपको वाई से कम मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये थीटा इजी आराम से, मतलब लेंथ अगर बढ़ानी है किसी वायर की या इतने मोटी चीज़ की, उसमें हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ हमारा कम फोर्स में काम चल जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को पैदा करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, और शियरिंग स्ट्रेस पैदा करने के लिए, या ये कहो कि शियरिंग स्ट्रेन पैदा करने के लिए हमको कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, कम स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो जी का वैल्यू है वो कम होता है वाई से, यंग्स मॉडुलस से। ठीक है, होपफुली आपको ये इतना समझ आ गया होगा। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स, वाई भी ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, पहला हो गया यंग्स मॉडुलस, दूसरा हो गया शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी, और इन तीनों का तीसरा होता है बुल्क मॉडुलस। इन तीनों का जो यूनिट है वो सेम होता है, ठीक है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए इनका डायमेंशन भी सेम होता है, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, और अगर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है तो सिग्मा एस का ही यूनिट चलता है। ठीक है, सिग्मा एस हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स हमने लगाया है वो फोर्स जितने एरिया पे लगाया है, ये वाला जो टेंजेंशियल एरिया है ये एरिया हो गया। जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डेल्टा एक्स है, और ये वाली जो लेंथ है इसकी ओरिजिनल लेंथ वो हमारी एल है। और इसकी डिटेल्स आप प्लीज़ थोड़ा पिछले लेक्चर को फास्ट स्पीड में देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा चल क्या रहा है। ठीक है, तो सिग्मा एस फोर्स अपॉन एरिया आप इसको पुट कीजिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू लगाइए डेल्टा एक्स बाई एल, सिग्मा एस की वैल्यू लगाइए फोर्स अपॉन एरिया, आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, सिग्मा एस बराबर जी इंटू थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं भाई, आ भी नहीं सकती शायद। ठीक है, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा अपने हाथों से लिखो, पढ़ो, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अब आते हैं बल्क मॉडुलस पे। बल्क मॉडुलस का मतलब होता है, इसे बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। ठीक है, बल्क मॉडुलस होता है जब हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेन पैदा होता है। और ये कब पैदा होता है? जब हम किसी सॉलिड चीज़ को, सॉलिड स्फीयर को किसी लिक्विड में डालते हैं। ठीक है, जब हम किसी लिक्विड में डालते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो क्या होता है, इसके हर पॉइंट पे फोर्स लगता है। ठीक है, और जब फोर्स लगता है तो इसके मतलब प्रेशर लगता है, इसको हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं। मतलब हाइड्रोलिक मतलब लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जो परपेंडिकुलर लगता है, तो इसका जो है वो वॉल्यूम में कमी आ जाती है। ठीक है, जो डेल्टा वी होता है वो नेगेटिव हो जाता है, या ये कहो कि जो वॉल्यूम है वो इसका कम हो जाता है, क्योंकि बाहर से इस पर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, जो बाहर से जो हाइड्रो मतलब वाटर या किसी लिक्विड या फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, उसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं। और या उसे स्ट्रेस भी बोल सकते हो, जो बाहर से लगने वाला हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो। और हाइड्रोलिक स्ट्रेन का मतलब होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि जो इसके पूरे वॉल्यूम में शेप में चेंज नहीं होता है, इसकी शेप वही रहती है। अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर ही रहेगा, क्योंकि चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, लेकिन वो छोटी रेडियस का स्फीयर बन जाएगा। और रेडियस कम होगी तो वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर रेडियस कम होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होगा। और अगर वॉल्यूम कम होगा तो जो हाइड्रोलिक स्ट्रेन है, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेन जो होता है हमारा, वो क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी। आप चिंता मत कीजिए, वॉल्यूम स्ट्रेन को ही यहाँ पे मैं लिखा हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए। जो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है उसी को हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। और जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो बाहर से लगा रहा है,
जो बाहर से लिक्विड इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है स्फीयर के ऊपर, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, अब जो बुल्क मॉडुलस का जो फार्मूला दिया जाता है वो देखो, जनरली अगर आप इस फार्मूले को देखो, B इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक प्रेशर अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं B का फार्मूला लिखता हूँ तो B इज इक्वल टू, अगर मैं हाइड्रोलिक प्रेशर को P ले लूँ, जो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है या स्ट्रेस लग रहा है, क्योंकि प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट डायमेंशन सब सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे P ले रहे हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेन हो गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, डेल्टा V अपॉन V। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ PV अपॉन डेल्टा V। ठीक है, ये B का फार्मूला हो गया, यानी कि बुल्क मॉडुलस का फार्मूला हो गया ये। अब एक चीज़ देखिए आप कि जब ये प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, मतलब जब प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे मतलब प्रेशर बढ़ रहा है बाहर से, तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है उसका, क्योंकि जब बाहर से प्रेशर पड़ेगा तो वो पतला, मतलब वो उसका वो छोटा बनेगा ना, फैलेगा तो है नहीं, सिकुड़ेगा। तो जब वो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि वो जो है उसका डेल्टा V जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब वॉल्यूम कम हो रहा है, जो डेल्टा V है वो क्या है हमारा, चेंज इन वॉल्यूम। मतलब चेंज जब भी हम किसी चीज़ में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। मतलब भाई जैसे अगर आपसे कोई पूछे, अभी आप 11th क्लास में हो, तो अगर आपसे कोई पूछे आपके अंदर फर्स्ट क्लास से कितना चेंज है, तो आपका जो अभी का जो फाइनल जो सिचुएशन है, आप उसमें से इनिशियल जो फर्स्ट क्लास है उसे माइनस करोगे, 11 में से 1 को माइनस करोगे और कहोगे मेरे अंदर 10 क्लास का चेंज है। ठीक है, तो जब भी हमें चेंज निकालना होता है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल, अगर हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को घटाएंगे, तभी तो चेंज मिलेगा कि भाई पहले कितना था और अब कितना है, दोनों को माइनस करो तो चेंज मिलेगा। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं, यहाँ देखो आप कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले वॉल्यूम ज़्यादा था अब कम है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, यानी कि अगर मैं इसको ये लिखूं VF माइनस VI, यानी कि फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को मैंने लिख दिया फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम और इसे नाम दे दिया डेल्टा V। ठीक है, अगर मेरा फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, तभी तो हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि पहले ज़्यादा था और अब बाद में कम है, यानी कि फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है। तो जब VI VF से बड़ा होगा तो आपको दिख ही रहा होगा साफ, अगर VI VF से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो B बराबर क्या था, PV अपॉन डेल्टा V। तो B का जो फार्मूला था हमारा वो क्या था, PV अपॉन डेल्टा V। अब हम बाई कन्वेंशन क्या लेते हैं, B को हम पॉजिटिव लेते हैं, B को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, B को हम पॉजिटिव लेते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा बुल्क मॉडुलस है वो मटेरियल्स के लिए इक्विलिब्रियम में, मतलब पॉजिटिव रहे बाय डेफिनेशन। अब देखो ये डेल्टा V तो हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब ये अगर नेगेटिव हो गया तो B भी नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ये B हमारा पॉजिटिव रहे, इसीलिए हम ये माइनस साइन लगाते हैं इस B में, ताकि हमारा जो ये माइनस साइन है वो इस डेल्टा V जो हमारा नेगेटिव हो रहा है, इस नेगेटिव डेल्टा V को पॉजिटिव कर दे और B हमेशा हमारा पॉजिटिव रहे। समझ आ गया इस माइनस साइन क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि डेल्टा V जो है वो नेगेटिव है और P हमारा पॉजिटिव है, V भी हमारा पॉजिटिव है, तो डेल्टा V नेगेटिव है, इसलिए हम B को पॉजिटिव रखना चाहते हैं।
ताकि हमारा जो बुल्क मॉडुलस है वो पॉजिटिव रहे बाय डेफिनेशन। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं बुल्क मॉडुलस के फार्मूले में, ठीक है। और आपको पता ही है जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। जब हम उसे लिक्विड में डालेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। और ये आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये मैं आपको समझा दी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ भी देखो, नीचे क्या है, स्ट्रेन है, ऊपर स्ट्रेस या प्रेशर है। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल या फिर ml इनवर्स T-2, ये डायमेंशन हो गया। तो बुल्क मॉडुलस का भी यही यूनिट होता है, यही डायमेंशन होता है। और ये 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ लिए। पहला यंग्स मॉडुलस, दूसरा शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा हो गया बुल्क मॉडुलस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि हम कॉम्प्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी कुछ नहीं होती है कि कोई भी चीज़ सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये जो बुल्क मॉडुलस है ये तीनों के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ बी इज डिफाइंड बी इज डिफाइंड फॉर ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि ये सॉलिड के लिए भी डिफाइंड है, लिक्विड के लिए भी डिफाइंड है और गैस के लिए भी डिफाइंड है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं बाय रेसिप्रोकल ऑफ बुल्क मॉडुलस, मतलब 1/b। तो इसका मतलब है आपका कि कोई भी चीज़ है वो कितना कॉम्प्रेस हो सकती है, यानी कि हम उस पर कितना प्रेशर लगाएंगे तो उसका कितने वॉल्यूम में कमी आएगी, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। यानी कि अगर हम डेल्टा पी उसमें प्रेशर लगा रहे हैं तो उसके डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज़ योर कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो अब आपको ये पता होगा कि क्योंकि कॉम्प्रेस तो हम तीनों को कर सकते हैं ना भाई, सॉलिड को भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं और गैस को भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्रेस माने दबाना, ठीक है। तो अब गैस को तो किसी सिलेंडर में भरो, पिस्टन से दबा दो। सॉलिड को तो आपने दबा सकते हो आराम से, ईंट को हाथ, भले वो आपसे दबे ना, मिट्टी की कोई गोला लो, गीली मिट्टी का, उसे दबाओ तो दबा सकते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, लीस्ट कॉम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे कम दबते हैं, ठीक है। गैसेज जो हैं वो मोस्ट कॉम्प्रेसिबल होती हैं। गैस को हम सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं क्योंकि उसके जो परमाणु अणु हैं वो दूर दूर होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर दूर होते हैं गैस के। इसलिए उनमें जो फोर्स है इन एटम्स के बीच में या इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो फोर्स कम होता है। तो इसलिए हम गैस को आसानी से दबाया जा सकता है, ठीक है। और सॉलिड को दबाना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि वो उनके बीच में, एटम्स के बीच में टाइट कपलिंग होती है, मतलब टाइट तरीके से बंधे होते हैं उसके एटम सॉलिड के। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो K है वो हमारी कॉम्प्रेसिबिलिटी है। तो जो सॉलिड को सबसे कम दबाया जा सकता है, इसलिए सॉलिड की कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे कम है। लिक्विड को उससे ज़्यादा दबाया जा सकता है, इसलिए लिक्विड की कॉम्प्रेसिबिलिटी उससे ज़्यादा है। गैस को सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है, इसलिए गैस की कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के 1/, में हैं। मतलब K अगर 1/b है तो B क्या हो जाएगा, B यहाँ से हो जाएगा 1/K, ठीक है। तो अब जब 1/, में चीज़ आ गई तो ये जो साइन है, ये लेस देन का जो साइन है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर जितना छोटा होता है फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी होती है। डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी होती है, और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है उतना फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती है। तो अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड्स की कम है तो बुल्क मॉडुलस ज़्यादा हो जाएगा, और गैस के लिए अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो गैस के लिए बुल्क मॉडुलस जो है वो सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपॉन में है, 1/, में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। लेस देन जो है वो ग्रेटर देन बन जाता है।
तो होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। किस सीरियल से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सीरियल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तीनों चीज़ों को दबाया जा सकता है, इसलिए ये तीनों स्टेट्स के लिए डिफाइन होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड्स जो हैं वो लीस्ट कॉम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए उनका बुल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका जो है ये माइनस क्यों आता है और ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पिछला लेक्चर रेफ़र कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इस लेक्चर में भी बता दिया हूँ काफ़ी कुछ। हाइड्रोलिक स्ट्रेन जो है वो डेल्टा वी अपॉन वी होता है। ठीक है, और ये माइनस क्यों आता है, क्योंकि डेल्टा वी जो है हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो शायद बुल्क मॉडुलस में अब आप मास्टर माइंड बन गए होंगे। तो तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, तीनों के तीनों बहुत ईजी हैं और हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। अब चलते हैं हम अपनी टेबल के ऊपर, जो हमारी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की जो है वो समरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टेबल में आपको ये दे रखा है, ये टेबल आपकी बुक में भी बनी हुई है, टेबल 9.4 के नाम से। इसका हेडिंग है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड वेरियस इलास्टिक मॉड्यूलाई। मॉड्यूलाई जो होता है वो मॉडुलस को प्लूरल होता है इंग्लिश में, मतलब मॉडुलस का जो प्लूरल होता है उसको हम मॉड्यूलाई बोलते हैं। मतलब तीनों आ गए इसमें। इलास्टिक मॉड्यूलाई में क्या क्या आ गए, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस। ठीक है, तीनों आ गए, तो प्लूरल बन गया, इसलिए हमने मॉड्यूलाई लिख दिया। अब जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होता है वो देखो, जब हम यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं, अभी यंग्स मॉडुलस आपको बताया था केवल सॉलिड के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, इसका फार्मूला FL अपॉन A डेल्टा L होता है। और जब हम तार को पकड़ करके खींचते हैं तो उसकी शेप में जो है चेंज हो जाता है, चेंज इन शेप, बट वॉल्यूम जो है उसका चेंज नहीं होता है, क्योंकि एरिया और लेंथ जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल और फाइनल, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन जब तार को पकड़ करके खींचेंगे तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी शेप ज़रूर चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अगर पकड़ करके खींच रहे हैं, एक्सटेंशन हो रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, और अगर उसे कम कर रहे हैं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। और जो स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और ये जो स्ट्रेस होता है ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस। इसका मतलब है कि जैसे मान लो आपका ये कोई वायर है, ठीक है, ऐसा कोई वायर है। अब इस वायर पे एक फोर्स मान लो ऊपर की तरफ लगाया, एक फोर्स हमने नीचे की तरफ लगाया, टू इक्वल फोर्स लगाए, अपोजिट फोर्स लगाए और अपोजिट डायरेक्शन में लगाए और परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस। ये एक फेस हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, इन दोनों के परपेंडिकुलर लगाए तो हमें क्या मिलेगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा। ठीक है, और वो जो स्ट्रेन होगा वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और जो किसकी वजह से पैदा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से। अब जब हम फोर्स को हटा लेंगे तो ये एक रेस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप हो जाएगा, जो इसको ओरिजिनल अवस्था में लाने की कोशिश करेगा। उसको और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशियो को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होगा, इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। देखो, इलोंगेशन का मतलब होता है लंबाई का बढ़ना, कॉम्प्रेशन का मतलब होता है लंबाई का कम होना। पैरेलल टू फोर्स डायरेक्शन डेल्टा L बाई L। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये दो टाइप की होती है, इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो इलोंगेशन होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है तो कॉम्प्रेशन होगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये दो टाइप का होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी दो टाइप की होती है, इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। तो ये पैरेलल टू फेस, पैरेलल टू फोर्स डायरेक्शन। तो जो मतलब स्ट्रेन जो पैदा होगा, हमने ऊपर की साइड फोर्स लगाया है तो लंबाई भी हमारी ऊपर की साइड ही बढ़ेगी, और इधर की साइड फोर्स लगाया है तो लंबाई भी इधर की साइड ही बढ़ेगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होगा। अगर कॉम्प्रेस करने के लिए मान लो ये वायर है,
अब इसमें हमने फोर्स लगाया ऐसे करके, मतलब कंप्रेस करने के लिए इस पे ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी लंबाई भी कम होगी, तो लंबाई डेल्टा एल भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, मतलब वो जो है वो फोर्स के पैरेलल होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा यंग्स मॉड्यूलस और ये टेबल की पहले कॉलम और रो, सॉरी। शियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, मतलब शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। और ये जो होता है ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू अपोजिट सरफेसेस। इसका मतलब ये है, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो आपका ये हमने एक फोर्स लगाया इस वाले एरिया, इस वाले सरफेस पे, दूसरा फोर्स लगाया इस वाले सरफेस पे। तो ये अगर नीचे वाला सरफेस को हम फिक्स रख करके ये वाला सरफेस ऊपर वाला अगर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए राइट साइड की तरफ, अगर ये शिफ्ट हो जाए ऐसे करके, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो लेंथ थी हमारी ये तो एल ही रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जो है ये अगर यहाँ भी फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ भी फोर्स एफ लग रहा है, तो इसको बोल रहे हैं ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू अपोजिट सरफेसेस। मतलब ये अगर F1 है तो ये भी F2 है, और लेकिन ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं और अपोजिट सरफेस पे लग रहे हैं। ये वाला इस पे लग रहा है, दूसरा इस पे लग रहा है, तो अपोजिट सरफेस पे लग रहे हैं, पैरेलल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल कह सकते हो आप। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, अपोजिट बोल दिया तो फिर वो एंटी पैरेलल ही हो गए, ठीक है। तो टोटल फोर्स एंड टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। अब ये जब आप टॉर्क को मैं आपको पढ़ा दूंगा तब आपको समझ आएगा, बट ये ध्यान रखना कि ये वाला जो फोर्स है इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला जो फोर्स है इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए जो नेट टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा। जब कोई चीज़ रोटेट करती है उस पर लगने वाले फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेन पैदा होगी, ये जो थीटा जो पैदा होगा यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं प्योर शेयर या फिर थीटा। ये आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, शेप तो चेंज हो जाएगी, ये देखो चेंज इन शेप तो हो जाएगा, यस, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जो वॉल्यूम पहले था, जो पहले वाले बॉक्स का वॉल्यूम था वही बाद वाले बॉक्स का वॉल्यूम रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, शेप तो यस चेंज हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये भी आपको अभी बताया था कि केवल सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है शेयर मॉडुलस, इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। इसका फार्मूला अभी हमने देख ही लिया था, एफ अपॉन ए थीटा या फिर सिग्मा एस अपॉन थीटा, जी बराबर, और सिग्मा एस बराबर हो गया था जी इंटू थीटा। ये अभी हम इसी लेक्चर में पीछे देख चुके हैं, तो इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं है शायद। अब आते हैं हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस से क्या बनता है, बुल्क मॉडुलस बनता है, और ये तीनों के लिए डिफाइन होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए डिफाइन होता है। और यहाँ पर जो है ये चीज़ मैंने गोल घेरा इसमें इसलिए किया है कि ये पॉइंट नोट करने वाला है। इसमें क्या होता है, इसमें शेप चेंज नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे पहला कॉलम शेप का है, दूसरा कॉलम वॉल्यूम का है। इसे मैं छोटा कर दूं तो यहाँ पर शेप चेंज नहीं हो रही थी, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, वो सॉरी शेप चेंज हो रही थी, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था यंग्स मॉडुलस में। यहाँ पर शेप तो चेंज हो रही थी लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन बुल्क मॉडुलस में उल्टा हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रही है लेकिन जो है वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा मान लो कोई गोला था, अब इसे हमने वाटर या किसी लिक्विड में डाल दिया गहराई में, तो जब ये जाएगा नीचे तो इस पे चारों तरफ से एक प्रेशर लगेगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे करके हर पॉइंट पे इसके ऐसे करके प्रेशर लगेगा। और जब ये प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो गोल, ये रहेगा तो गोल ही लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, मतलब इस टाइप का हो जाएगा ये, ठीक है। तो शेप चेंज नहीं होगी, मतलब गोल है तो गोल ही रहेगा क्योंकि हर तरफ से बराबर प्रेशर लग रहा है।
तो गोल ही रहेगा, शेप वही रहेगी, लेकिन जो वॉल्यूम है, जो रेडियस है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो हमारा जो ये है, मतलब जो वॉल्यूम जो है वो तो कम हो जाएगा, मतलब शेप तो चेंज नहीं होगी लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये अभी फार्मूला मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, माइनस क्यों आता है ये भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो फोर्सेस परपेंडिकुलर, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्सेज आर परपेंडिकुलर, जो ये फोर्स लग रहे हैं इस पे, ये जो चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर एवरीवेयर। ये जो है परपेंडिकुलर एवरीवेयर टू द सरफेस। ये वाली टेबल आप अपनी बुक में देख सकते हो, अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है तो। फोर्स इज परपेंडिकुलर एवरीवेयर टू द सरफेस, फोर्स पर यूनिट एरिया या प्रेशर सेम एवरीवेयर। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है जिसे डेल्टा वी अपॉन वी वॉल्यूम स्ट्रेन या हाइड्रोलिक स्ट्रेन बोलते हैं। और जो इसमें फोर्स है वो चारों तरफ से बराबर लगता है, और इसलिए प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन से बराबर लगता है, इसलिए उसकी शेप चेंज नहीं होती है, लेकिन जो है वो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इस लेक्चर में हमको बस इतना ही डिस्कस करना था, यंग्स मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, हुक्स लॉ और शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और ये वाली टेबल। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1, ये दोनों लेक्चर रिलेटेड हैं, इसीलिए मैं इसका मतलब ये समरी बोला था, इसको समरी ऑफ लेक्चर 1 एंड 2। ठीक है, तो समरी अगर आप देख लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और ये पूरा टेबल एनसीईआरटी में बना करके हमको दे दिया है। और आने वाले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को डिस्कस करेंगे, और ये मैंने पहले इसलिए डिस्कस कर दिया था क्योंकि शायद ये ज़रूरी लगा था। और उस कर्व के बाद हम आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, पॉइसन्स रेशियो और एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो सब डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एनसीईआरटी के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो इसके साथ ही मैं आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।